हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पे विटामिन डी के ऊपर। ठीक है, अपन फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ रहे थे। अपन ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद विटामिन ए देखा। अब अपन देखेंगे विटामिन डी। कैसे देखेंगे, क्या ओरिएंटेशन रहेगा, हर विटामिन का जो सेम ओरिएंटेशन रहेगा। सबसे पहले सोर्सेज की बात करेंगे, उसके बाद रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए कितनी है उसकी, वो आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद सिंथेसिस कैसे हो रहा है इस विटामिन का, वो देखेंगे, जो अपन पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, आपको याद हो तो। उसके बाद विटामिन डी एज ए हार्मोन क्यों कहते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल फंक्शंस, रेगुलेशन और उसके डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, विटामिन डी के ऊपर। ठीक है, तो इसको सब पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर सोर्सेज की अगर अपन बात करें तो आप सबको पता है कि क्या सोर्स है विटामिन डी का। मोस्ट कॉमनली बता दो कौन सा है, एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, एक्सपोजर टू सनलाइट प्रोड्यूसेस विटामिन डी, और इसी से अपन ने बनाया भी था। कहाँ पे बनाया था, कहाँ पे पढ़ा था, याद आ रहा है? कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया अपना एक्सपोजर टू सनलाइट। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिश लिवर ऑयल के अंदर, फिश के अंदर और एग योक के अंदर, ये भी इसके गुड सोर्सेज होते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें मिल्क के अंदर मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ विटामिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सोर्सेज अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। करंटली रिकमेंडेशन ये है कि अपन एडिक्वेट एक्सपोजर करें सनलाइट का, सनलाइट अच्छे से अपने ऊपर आने दें। कैसे? बिफोर 10 AM, ये कैसे ही बात बता रहा हूँ, बिफोर 10 AM एंड आफ्टर 3 PM फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए सनलाइट अपन को लेनी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं सेफ सन। ठीक है, और ये सनलाइट से डिराइव होता है विटामिन डी, इसलिए इस विटामिन डी को एक और नाम दिया गया है जो आपके एमसीक्यू भी आ सकता है। इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। ठीक है, ये आपको पता बात है, सनशाइन विटामिन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये अपन ने सोर्सेज की बात कर ली। अब आरडीए क्या होता है? आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये अपन ने बात करी थी। अब ये आपको याद करना है। तो ये चिल्ड्रन के अंदर इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोग्राम, और अडल्ट के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है 5 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, 10 माइक्रोग्राम। अगर आपको इंटरनेशनल यूनिट्स में याद करना है तो 400, और इसमें 200 इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, तो उसमें भी 10 माइक्रोग्राम चिल्ड्रन जितना, वही 400 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, और ओल्ड एज के अंदर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 15 माइक्रोग्राम 600 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो ये आपको कोई भी एक यूनिट याद रख लेना, जो भी अच्छे से याद हो। आरडीए ये अपन को याद रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, सिंथेसिस कैसे बनता है ये। ठीक है, तो कैसे बनता है अपन सब जानते हैं। किससे डिराइव होता है, अपन ने कोलेस्ट्रॉल के डिग्रेडेशन में भी पढ़ा था, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये अपना रिवीजन ही है एक तरह से। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है, यूवी रेस जब पड़ती है स्किन के ऊपर, ठीक है, सनलाइट, तो क्या होता है बताओ, क्या बनता है सबसे पहले? कोले कैल्सी फेरॉल। ठीक है, ये कोले कैल्सी फेरॉल बन गया। अब क्या क्या होता है इसके साथ में, अब लीवर के अंदर ये जाएगा। लीवर के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से क्या बन जाता है ये? 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सी फेरॉल। उसके बाद क्या होगा, कहाँ जाएगा ये? किडनी के अंदर जाएगा। ठीक है, किडनी में कौन सा एंजाइम होगा? 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, और क्या बन जाएगा इस पर? एक और अल्फ़ा पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सी फेरॉल, और इसका दूसरा नाम है कैल्सी ट्रायोल। और ये जो है ये आपका एक्टिव फॉर्म है। तो एमसीक्यू आता है, व्हाट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी? कैल्सी ट्रायोल 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सी फेरॉल। फाइनल एक्टिवेशन कहाँ पे हुआ? अपना किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेप्स अपन पढ़ चुके थे। अब इसकी अगर अपन बात करें 25 हाइड्रोक्सिलेज की, तो अपन ने बात कर चुके हैं ये कि माइक्रोसोमल एंजाइम है, और इट रिक्वायर्स NADPH ऑक्सीजन। ठीक है,
ये दोनों रिक्वायर है, माइक्रोसोमल एंजाइम है एंड इट रिक्वायर्स NADPH एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें अगर एक बात अभी, ठीक है मैं बाद में बताऊँगा, अभी सुन लो कि रेगुलेशन के अंदर मैं बताऊँगा आपको कि जैसे अगर मान लो विटामिन डी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बॉडी में, तो उसको कम करने के लिए क्या होगा कि किडनी में 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होकर 25 हाइड्रोक्सिलेशन फेवर करेगी बॉडी, ठीक है। और उससे जो बन जाएगा आपका 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। और एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगा क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा है, तो 25 हाइड्रोक्सिलेशन फेवर करेगी बॉडी, ठीक है। तो ये एक ऐसी बात है, रेगुलेशन में अपन इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी देखते हैं। एक अपन ने ऊपर वो लिखना भूल गए थे, टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो एक नोट बोलता हूँ मैं कि ऑल्दो विटामिन डी इज टॉक्सिक इन हाई डोजेस, ठीक है, बट एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ सनलाइट डज नॉट कॉज विटामिन डी टॉक्सिसिटी। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ सनलाइट डज नॉट कॉज टॉक्सिसिटी। क्यों नहीं करती? बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सेस विटामिन D3 जो होगा आपका, एक्सेस विटामिन D3 इज डिस्ट्रॉयड बाय सनलाइट इटसेल्फ, ठीक है। सनलाइट खुद ही एक्सेस विटामिन D3 को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। और अगर अपन मान लो कि विटामिन डी की जो टैबलेट्स आती है वो मोर देन 1500 यूनिट्स पर डे अगर ले लेते हैं तो टॉक्सिसिटी डेवलप होती है। और टॉक्सिसिटी को अपन क्या बोलते हैं? वही हाइपर विटामिनोसिस डी, ठीक है। हर चीज़ें मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बस आपको समझनी है चीज़ें, नोट्स में प्रॉपर वे में सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? वीकनेस, पॉलीयूरिया, इंटेंस थर्स्ट, वेट लॉस, और सबसे मेन फीचर क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। ये अपन अभी बायोकेमिकल फंक्शन में देखते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने टॉक्सिसिटी की बात कर ली। अब अपन बोल रहे थे कि विटामिन डी एक हार्मोन है, तो कैसे है विटामिन डी एज ए हार्मोन? तो कैसे हैं और किस हार्मोन जैसा है ये वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो अपन ने पढ़ा कैल्सिट्रायल, ये एक्टिव फॉर्म है और यही हार्मोन है, ठीक है। तो ये कैल्सिट्रायल जो है ये क्या करता है? इट बाइंड्स टू न्यूक्लियर रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर को बोलते हैं विटामिन डी रिसेप्टर, ठीक है। और ये फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना फिजियोलॉजी में हार्मोन्स के अंदर, और अपन बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि ये सेल है, मान लो ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये हार्मोन है, ये आके इधर अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे फिर वो उसके DNA पे एक्ट करता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर पे एक्ट करके बाइंड टू विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑन DNA, ठीक है। सेम मैकेनिज्म ये किसके जैसा है? विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑन DNA, ठीक है। फिर DNA पे एक्ट करेगा, फिर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, कोडिंग फॉर एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है कालबिंडिन, ठीक है। के काल बाइंडिन, ठीक है। ये होता है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन आपका। तो उसका जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगा, तो उससे क्या बनेगा? कालबिंडिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपके, ठीक है। और अगर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ज़्यादा होगा तो कैल्शियम ज़्यादा होगा अपने पास, इसलिए ये क्या करता है? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ये बढ़ाता है, अपन सब जानते हैं, पर इसका मैकेनिज्म अगर कोई पूछे तो ये हार्मोन की तरह एक्ट करता है। और बता दो कौन से हार्मोन की तरह एक्ट किया है इसने, ये मैकेनिज्म देखने के बाद। तो ऐसे कौन करते हैं? जस्ट लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। आपने स्टेरॉइड हार्मोन्स पढ़े होंगे ना फिजियोलॉजी में, एंडोक्राइन में। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स भी कैसे एक्ट करते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर फिर रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑन DNA पे एक्ट करते हैं, देन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है और फाइनल एक्शन होता है, ठीक है। तो ये उसी तरह से अपन ने देखा है कि कैल्सिट्रायल कैसे एक हार्मोन है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो इसके 3 मेन साइट ऑफ एक्शन होते हैं, 3 मेन साइट ऑफ एक्शन होते हैं। पहला इंटेस्टाइनल विलाई सेल्स, इंटेस्टाइनल की विलाई के सेल्स। दूसरा बोन में ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऑस्टियोब्लास्ट।
बोन में दो तरह के सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बोन फॉर्मेशन का काम करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और तीसरे जो होता है आपका किडनी में डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स, किडनी में डीसीटी के जो सेल्स है, ठीक है, डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स। तो ये तीन मेन साइट ऑफ एक्शन है, इंटेस्टाइनल विलाई सेल्स, बोन ऑस्टियोब्लास्ट एंड किडनी डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स। अब इन तीनों पे क्या क्या एक्शन हो रहा है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, सबसे पहले किस पे देखते हैं, इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अपन को इसके मैकेनिज्म तो अपन ने देख ही लिया कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैसे करवाता है। तो इंटेस्टाइन में ये क्या करवाता है, कैल्सीट्रायोल जो है, अपन एक्टिव फॉर्म की बात करेंगे हमेशा। तो कैल्सीट्रायोल जो है ये प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन में से ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है इसका मैकेनिज्म यहाँ लिखना था, अपन ने पहले हार्मोन समझाया वो ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम मैकेनिज्म वही है। न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑन डीएनए, देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कालबिंडिन। कालबिंडिन की ड्यू टू इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ कालबिंडिन जो कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। अगर कालबिंडिन ज़्यादा बनेगा जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया ड्यू टू इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज इंक्रीज्ड। और कैल्शियम जो होता है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये बात भी एक ध्यान रख लेना, ठीक है। अब अपन बात करें रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर, जो अपन ने देखा डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स के ऊपर, तो उस पर भी क्या एक्शन होगा इसका, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। ये भी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, ठीक है, फ्रॉम डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों कंजर्व हो रहे हैं, ठीक है, बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर कंजर्व्ड। ये बात एक ध्यान रखना है, ठीक है। अपन जब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे मिनरल के अंदर, जब देखेंगे कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, तो कैल्शियम को वो प्रिजर्व करता है, बट फॉस्फेट को वो एक्सक्रीट कराता है, ठीक है। और विटामिन डी जो है इसमें ये दोनों मिनरल आपके कंजर्व हो रहे हैं, ठीक है, दोनों का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तीसरा अपन ने कहाँ देखा था, बोन पे देखा था। बोन पे कहाँ पे, ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो इट स्टिमुलेट्स ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब बोन फॉर्मेशन होगा, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ठीक है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना ये अच्छे से सुनना, क्योंकि डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन इसी से अपन समझेंगे, ठीक है। ये मिनरलाइजेशन करता है बोन का, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो बोन वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो और दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, वो अपन देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो मिनरलाइजेशन ऑफ बोन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, क्योंकि ये स्टिमुलेट करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट का, ठीक है। और इससे क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन, ठीक है। तो ये जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाया कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का, किडनी ने भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाया, तो ये सब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फिर आपका बोन में डिपॉजिट करवाता है ये, और बोन का मिनरलाइजेशन कराता है, ठीक है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी ध्यान रख सकते हो इन तीन चीज़ों के अलावा कि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी फंक्शन भी होता है इसका, ठीक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी फंक्शन भी होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस। उससे पहले अगर अपन बात करें तो मैंने बोला था कि रेगुलेशन देखेंगे, तो रेगुलेशन कुछ नहीं है, फीडबैक इनिबिशन होता है, फीडबैक कंट्रोल होता है। और मेजर साइट जो होती है कंट्रोल की वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होती है, ठीक है, किडनी वाला स्टेप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हाइपर कैल्सीमिया है, पहले से हाइपर कैल्सीमिया है, तो विटामिन डी की ज़रूरत है क्या, तो फिर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन जो होगा, ये आपका जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर विटामिन डी 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन और ज़्यादा हो गया तो कैल्शियम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पहले से ही हाइपर कैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया अगर है तो स्टिमुलस जाएगा, नेगेटिव फीडबैक से इंक्रीज़ हो जाएगा 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक बात थी। और एक अपन ने बात करी थी कि हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा 24th पोजीशन पे, ठीक है, और बन जाएगा अपने पास 24, 25 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म ऐसे OH लिखता हूँ, आप ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी पूरा लिखना है आपको, ठीक है। तो अगर मान लो विटामिन डी का स्टेटस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है,
अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगी बॉडी के 24th हाइड्रोक्सिलेशन को फेवर करेगी, ये फेवर करेगी और एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगा क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और विटामिन डी कम होगा जब ये 24th हाइड्रोक्सिलेशन शट डाउन हो जाएगा, और कौन सा होगा, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो अपन को ध्यान रखनी है। अब अगर मैं नॉर्मल लेवल की बात करूँ तो सीरम के अंदर विटामिन D3 की वैल्यू नॉर्मल होती है 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, ये याद रहे तो रख लेना। अपन अगर 20 से 29 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है तो उसको बोलते हैं इनसफिशेंट, ठीक है। अगर मान लो 11 से 20 होती है तो उसको अपन बोलते हैं डेफिशिएंट, और अगर मान लो 10 से भी कम है तो उसको अपन बोलते हैं सीवियर डेफिशिएंसी, ठीक है। और टॉक्सिक लेवल कब कहते हैं कि टॉक्सिसिटी कब हो गई, ये अपन ने देखा मोर देन 150 नैनोग्राम पर ml अगर है तो टॉक्सिसिटी का लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर याद रखें तो रख लेना। बाकी अब अपन आते हैं डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। तो डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन D3 की, विटामिन डी की, मैं विटामिन डी को D3 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो अपन ने पढ़ा ना कैल्सीट्रायोल, उसको विटामिन D3 भी कहते हैं और ये इसका एक्टिव फॉर्म भी है, ठीक है। एक D2 भी होता है, उसको बोलते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल, और वो सब वो अपन नहीं देखेंगे, वो प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस जो होती है मोर कॉमन इन ओबेस पर्सन्स, ठीक है। ओबेस पर्सन्स जो होते हैं उनमें डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो गया अगर विटामिन डी, और ओबेस पर्सन में एडिपोज टिश्यू वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ से फिर ये रिलीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। सो नॉट रिलीज फॉर यूटिलाइजेशन, इसलिए मोर कॉमन जो डेफिशिएंसी होती है वो ओबेस पर्सन्स में देखने को मिलती है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स अपन सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन और अडल्ट्स के लिए दो अलग अलग टर्म है, दोनों लगभग मिलते जुलते ही है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रिकेट्स, ठीक है। चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, तो रिकेट्स में क्या होता है, अपन सबको पता है इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन होगा बोन का। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। क्यों, क्योंकि बोन के ऑस्टियोब्लास्ट को ये स्टिमुलेट करके मिनरलाइजेशन कर रहा था, पर इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन होगा तो बोन्स कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट एंड प्लायबल, ठीक है। बोन सॉफ्ट एंड प्लायबल हो जाएंगे। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को बढ़ा रहा था, तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम कम होगा, फॉस्फोरस कम होगा इसकी डेफिशिएंसी में। और बोन का जो आइसो एंजाइम होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये मार्कली रेज्ड होता है, ठीक है। दोनों के अंदर, रिकेट्स के अंदर भी और ऑस्टियोमलेशिया के अंदर भी बोन का ये आइसो एंजाइम जो है वो मार्कली रेज्ड होगा, ठीक है। और कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल प्लाज्मा में कम हो जाएगा, ठीक है। फिर बोन डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेगी, बहुत सॉफ्ट हो गए तो बोन फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, और बहुत सारी बोन डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं आपके, जो नी जॉइंट और वो है वो बेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म्स अपन देखते हैं, तो इसका आपके केस भी आ सकता है। तो ये ऐसे ऐसे कुछ टर्म्स आए तो मान लो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो बो लेग्स। उसके बाद अगर अपन बात करें तो नॉक नी, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, बो लेग्स मतलब वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो है वो बेंट हो गए तो बो लेग्स, ठीक है। नॉक नी, और क्या होता है, रिकेट रोजरी, रिकेट रोजरी। फ्रंटल बोन्स जो है आपके स्कल के, फ्रंटल बोन्स बॉसिंग, चिल्ड्रन में होता है ये रिकेट से, ठीक है। और पीजन चेस्ट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है जो अपन यूज़ करते हैं, बो लेग्स, नॉक नी, रिकेट रोजरी, फ्रंटल बोन्स की बॉसिंग हो जाएगी और पीजन चेस्ट, ठीक है। अगर अपन बात करें रिकेट रोजरी क्या होती है, देखो रिकेट रोजरी कुछ नहीं है, जो आपकी लोअर एंड ऑफ रिब्स है ना, जैसे मतलब मान लो एनलार्जमेंट ऑफ लोअर एंड ऑफ रिब्स एपिफाइसिस, जो रिब्स की एपिफाइसिस है ना लोअर एंड की, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि बीडेड अपीयरेंस दिखती है, बीडेड अपीयरेंस ऑफ रिब्स, ठीक है। तो मान लो जैसे ये आपकी रिब्स है, तो इसमें ये लोअर एंड पे ऐसे ऐसे बीडिंग हो जाती है, तो ये ऐसा कुछ बीडिंग ऑफ रिब्स और ऐसा दिखता है, ठीक है। मान लो ये डायग्राम वायग्राम ऐसा नहीं है, बनाना नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, रिकेट रोजरी उसको बोलता है, ठीक है। एक इसमें और स्पेशल टर्म होता है हैरिसन सल्कस, ठीक है। तो हैरिसन सल्कस क्या होता है, ट्रांसवर्स डिप्रेशन, ट्रांसवर्स डिप्रेशन
पासिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम कोस्टल कार्टिलेज टू एक्जिला। ठीक है, ये आपने एनाट में भी पढ़ा होगा कि हैरिसन सल्कस जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये स्टैंडर्ड टर्म्स जो अपन को आने चाहिए, बो लेग्स हो गया, नॉक नी हो गया, रिकेट रोजरी हो गया, फ्रंटल बोन्स की बॉसिंग हो जाएगी, पिजन चेस्ट हो जाएंगे, रिकेट रोजरी अपन ने समझा, हैरिसन सल्कस समझा, ये समझ आ ही रहा है बो लेग्स क्या होता है, नॉक नी क्या होता है। ठीक है, तो ये अपन ने रिकेट्स देखा। अब रिकेट्स के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अपन जो अभी विटामिन डी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टाइप्स की अगर अपन बात कर ले तो विटामिन डी में जो अपन पढ़ रहे हैं वो तो होता है क्लासिकल रिकेट्स। ठीक है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही हो रहा है, और अगर विटामिन डी दे देंगे इसको ट्रीटमेंट में तो ये क्योर हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा, तो इसको तो बोलते हैं क्लासिकल रिकेट्स। उसके बाद अगर अपन देखें तो एक होता है रीनल रिकेट्स। रीनल रिकेट्स में क्या होता है कि मान लो कोई किडनी की डिजीज़ है, तो किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन किडनी से ही तो हो रहा है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन, और एक्टिव फॉर्म कहाँ पे बन रहा है, किडनी के अंदर ही बन रहा है। तो अगर कोई किडनी की डिजीज़ है तो वो नहीं बन पाएगा, तो उससे भी विटामिन डी भले ही अच्छा होता अपने पास बहुत ज़्यादा, पर डेफिशिएंसी तो मैनिफेस्ट होगी क्योंकि उसका एक्टिव फॉर्म ही नहीं बन रहा, किडनी की डिजीज़ है, तो उसको बोलते हैं रीनल रिकेट्स। और एक होता है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स वो क्या होता है, ये एसोसिएटेड होता है विथ फांकनी सिंड्रोम। इट इज़ एसोसिएटेड विथ फांकनी सिंड्रोम। ठीक है, वेयर रीनल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस और भी बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होता है, वो भी डेफिशिएंट होता है। ठीक है, आर आल्सो डेफिशिएंट, तो वो फांकनी सिंड्रोम होता है। तो उससे कौन एसोसिएटेड होता है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप मेनली आपको रिकेट्स में ध्यान रखना है। तो ये अपन ने देखा रिकेट्स। अब अपन देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया के फीचर्स। तो सेम टू सेम ही ऑस्टियोमलेशिया, कुछ अलग नहीं है। अपन ने रिकेट्स देख लिया। ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो अडल्ट के अंदर होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया भी सेम ही है। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, वर्ड को तोड़ो तो ऑस्टियो मतलब बोन, ऑस्टियो मतलब बोन, और मलेकिया मतलब होता है आपका सॉफ्टनेस। ठीक है, तो बोन्स क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन। और इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन की वजह से बोन्स जो होते हैं वो आपके सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। ठीक है, मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, क्योंकि बोन्स वैसे ही सॉफ्ट एंड प्लायबल हो जाएंगे। और इसमें एक स्पेसिफिक बात है कि ओनाइकोलाइसिस मतलब नेल्स का टूटना। ठीक है, नेल्स ओनाइकोलाइकोसिस में बी सीन इन नेल्स। ठीक है, तो नेल्स भी आपके ब्रिटल टाइप हो जाते हैं। ठीक है, अब कैसे बना हुए इसको, ऐसे ऐसे ब्रिटल टाइप हो जाते हैं, आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ओनाइकोलाइसिस देख सकते हैं नेल्स के अंदर। इसमें भी क्या होगा, सीरम में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिक्रीज, और बोन का कोएंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये अपन बात कर रहे हैं कि कैल्शियम कम हो रहा है, मतलब हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये हर कोई नहीं बताएगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कभी भी सीवियर हाइपोकैल्सीमिया नहीं होता। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है, पर सीवियर हाइपोकैल्सीमिया कभी भी नहीं होगा। जो टिटनी है वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। ठीक है, वो आपके जो अपन कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे जब और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो सीवियर हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कभी भी। ठीक है, और टिटनी विल नॉट बी मैनिफेस्टेड। तो ये अपन ने देख लिया इसके डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन। अदर डिसऑर्डर्स की अगर अपन बात करें तो अगर अपन बात कर सकते हैं कि और ध्यान रखना हो तो ये रख सकते हैं कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन पर्सन्स में होती है उनमें हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होता है देन जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो लो लेवल अगर प्रेगनेंसी के अंदर है, लो लेवल इन प्रेगनेंसी, तो वो क्या होगा, एसोसिएटेड विथ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मलाइटिस, प्री एक्लेम्पसिया एंड स्मॉल साइज ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है, और अगर मैटरनल विटामिन बी डी की डेफिशिएंसी है तो उससे क्या होगा कि चाइल्ड में जो बाद में पैदा हो रहा है उसमें भी इम्पेयरमेंट ऑफ बोन ग्रोथ
देखने को मिली है। इम्पेयरमेंट ऑफ बोन क्वालिटी आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये अपन ने विटामिन डी की डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन देख ली। मेन आपको रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये 2-3 चीज़ें और ध्यान रख लेना। तो मेजरली आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें यही आता है, राइट अबाउट सोर्सेस, आरडीए, फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, फिर विटामिन डी के बायोकेमिकल फंक्शंस और उसके डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है कि हार्मोन कैसे हैं, तो उसका मैकेनिज्म आपको समझाना पड़ेगा और किस तरह का है, स्टेरॉयड हार्मोन्स टाइप का है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन का ये अपन ने एक एक्स्ट्रा बात कर ली। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। तो ये विटामिन ए और डी बहुत बड़े बड़े थे, अब अपन ई है, के है, ये थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसको अपन लॉन्ग वे में देखते हैं, शॉर्ट आते हैं उसको शॉर्ट वे में देखते हैं। पर अपन शॉर्ट करते करते भी अपना लॉन्ग हो ही जाता है, पर अपन को अच्छे से समझना है चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।